हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 12th का ज्योग्राफी, जो कि मॉडल पेपर सॉल्व है। यदि आप 90% लाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखिए और आप पूरा इसको पढ़िए। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग हर वर्ष पूछता है। ये क्वेश्चन आज से लगभग 10 वर्ष के मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा। आज से लगभग 10 वर्ष तक इस प्रश्न को पूछ चुका है। तो ये प्रश्न जो है वेरी इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इस प्रश्न को आप भूल के भी न छोड़िएगा। आप यदि अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में तनिक भी स्किप न कीजिएगा। आप यदि इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 19+ कहीं नहीं जा सकता और आप अच्छा नंबर उठाएंगे। और अभी तक जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें। तो ज़्यादा हम लेट नहीं करना चाहेंगे, अब चलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का मानव द्वारा उपयोग करने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इसके कहने का अर्थ ये है कि जो हमें प्रकृति अवसर देती है, उन अवसर का हम सब मानव जाति उपयोग करते हैं। और जब हम सब मानव जाति उसी अवसर का उपयोग करते हैं तो वही क्या हो जाती है कि प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। तो उसको कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो उत्तर क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्नलिखित हैं, जो कि पहला उत्तर हमारा है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा जनसंख्या प्रवास। अब हम जाने कि जन्म दर होता क्या है, मृत्यु दर माने क्या होता है। जन्म ले रहे हैं जो, उनको कहा जाता है जन्म दर, और मृत्यु दर जिनकी मृत्यु हो रही है उनको कहा जाता है मृत्यु दर। और जनसंख्या प्रवास का अर्थ हुआ है कि जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो उसको कहते हैं जनसंख्या प्रवास, यानी कि उसको कहते हैं कि यह प्रवास कर गया। तो जनसंख्या प्रवास का अर्थ कि एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाके बस जाना। आगे हम आपको बताएंगे कि जनसंख्या प्रवास के भी 2 प्रकार होते हैं, एक आप्रवास, एक उत्प्रवास। बट इसमें हम इतना ही जानेंगे कि सिर्फ जनसंख्या प्रवास। तो इसका उत्तर क्या है कि जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या प्रवास। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय है, या तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो इन सब का उत्तर क्या होगा कि सेवाओं के व्यवसायिक उत्पादन के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। जैसे कह रहा है कि सेवा जो है, उस सेवाओं के व्यवसायिक उत्पादन के क्षेत्र को ही तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। जैसे में एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि परिवहन हो गए, संचार हो गए, व्यापार हो गए, तथा नाई धोबी हो गए, शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए। इन सब की जो सेवाएं होती है इसी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आती है। देखिए कहीं कहीं पे इस क्वेश्चन को जो है उल्टा डायरेक्ट अपोजिट में पूछ सकता है। जैसे कह देगा कि जो परिवहन है, संचार, व्यापार, नाई धोबी, शिक्षक, डॉक्टर, या तो इन सब का नाम न देकर किसी एक का नाम देगा और आपसे कह देगा कि बताइए ये किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपको उस समय चूज क्या करना होगा कि किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ये प्रथम यानी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, या द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, या तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको ये लिखना क्या है उस समय, ये जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जो ये शिक्षक, डॉक्टर ये सब आते हैं, ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि मानव विकास के संकल्पना किसने प्रस्तुत की, उनका संबंध किस देश से है। इसमें जो है कि एक ही प्रश्न में 2 चीज पूछा है। एक तो उनका पूछा है नाम, कि किसने प्रस्तुत किया, उनका नाम बताइए। और दूसरे नंबर में पूछा क्या है कि वो जो प्रस्तुत किया तो वो किस देश के रहने वाले थे, वो किस देश से उनका संबंध था, ये बताइए। तो इसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो आप देख रहे हैं कि इस एक ही प्रश्न में 2 नंबर मिलने वाले हैं और एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। पहला तो वो कौन थे और दूसरा वो किस देश के थे।
तो आप ऐसे अगर लिखते हैं कि वो कौन थे, किस देश के हैं, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो आपको कैसे लिखना है, प्रश्न का उत्तर क्या है ये देखिए कि मानव विकास की संकल्पना डॉक्टर महबूब उल हक ने प्रस्तुत की। उनका संबंध पाकिस्तान से है। इसका संकल्पना डॉक्टर महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया था और ये जो रहने वाले थे तो पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये पाकिस्तान के एक रहने वाले थे। इन्होंने ही मानव विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर देखिए क्या है कि भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों क्या है कि भारत में लगभग 13-14 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। तो कह रहा उन्हीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास का कार्यक्रम जो है वो आरंभ कर दिया गया था। तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें कि पर्वतीय क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों को आरंभ कर दिया गया था। तो इसका आंसर इस प्रकार आप लिख देंगे, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। और आता है अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों उत्तर इसमें क्या है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा तथा गोबर गैस ऊर्जा आदि हैं। यह नवीकरण योग्य है। यह कैसा है, नवीकरण योग्य है। तो इन ऊर्जा को अपारंपरिक स्रोत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाए, आप अपने सामने भी देख रहे हैं यहाँ कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। ये सब ऊर्जा कौन है, ये जो ऊर्जा है सब अपारंपरिक स्रोत हैं। ठीक, तो इन ऊर्जाओं को हम अपारंपरिक स्रोत ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार अगर आप लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे। आपका तनिक भी कोई कटौती नहीं होगी, आपके तनिक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, आपको उतना आपका नंबर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला देखते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हमसे क्या कर ये देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए अथवा भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दें। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा कि भारत में अभ्रक झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, जैसे झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। ठीक, तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है आपको बता दिया गया। आप डायरेक्ट बोर्ड में इसी को लिख दीजिएगा। अभी हम आप आगे देखेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, जो कि आपको उस ट्रिक में ये मिलेगा कि अभ्रक किस राज्यों में पाए जाते हैं, उन राज्यों का ट्रिक। जैसे कि ट्रिक देखिए मेरा ये है, जैसे ट्रिक क्या है कि जिन राज्यों में पाए जाते हैं उन राज्यों को याद करने का ट्रिक। जैसे कि बिहार में आम पकत, जो ये बाएं साइड है हमारा, ये बिहार में आम पकत, ये है राज्यों का ट्रिक कि इन राज्यों में पाए जाते हैं। जैसे बिहार में आम पकत, तो बी से हो गया बिहार, झा से झारखंड, र से राजस्थान, में का स्थान पूरा खाली, में से कुछ नहीं, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, क से कर्नाटक, त से तमिलनाडु। तो इन राज्यों में पाए जाते हैं अभ्रक। अब राइट साइड आप देखेंगे तो जो यहाँ लिखा है लगभग इतने रंगों के होते हैं अभ्रक। तो अभ्रक का अगर ये पूछा जाए कि अभ्रक लगभग कितने रंगों के होते हैं, कौन कौन से कलर में पाए जाते हैं, किस किस कलर का होता है, तो मेरे दोस्तों राइट साइड जो मैंने ट्रिक बनाया हो काहेला भूपी, ये भोजपुरी भाषा का एक छोटा सा टुकड़ा है कि काहेला भूपी। तो काहेला भूपी ये जो ट्रिक है इसका अब देखिए, का से हो गया काला और हे से हो गया हरा, ला से हो गया लाल, भू से हो गया भूरा, पी से हो गया पीला। तो ये है इन के रंगों का ट्रिक। और जो एक साइड बाएं साइड है ये है इनके मिलने के राज्यों के ट्रिक। तो यदि आप इसको एक ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा।
और आप परीक्षा में अच्छे से लिख सकेंगे और आप अच्छे से फुल नंबर इसका उठा सकेंगे। ठीक, तो ये हुआ सॉल्व। अब अगला देखिए, अगला क्या होगा। हमारा अगला प्रश्न ये है कि भारत में रेल परिवहन के 2 लाभ लिखिए। भारत में रेल परिवहन के 2 लाभ लिखिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ये जियोग्राफी भूगोल है, इस भूगोल में, या भूगोल हो, जियोग्राफी हो, या सोशियोलॉजी हो, या हिस्ट्री हो, इन सब विषयों में होता क्या है कि हम जब एक प्रश्न का उत्तर यदि एक से अधिक उत्तर है तो हम सबसे पहले उसमें लिखते हैं निम्नलिखित के उत्तर है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित लिखने के बाद हम उसका उत्तर लिखते हैं। तो जैसे कि इसका उत्तर हमने क्या लिखा कि भारत में रेल परिवहन के 2 लाभ जो है वो निम्नलिखित हैं। भारत में रेल परिवहन के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। तो जो पहला लाभ है वो क्या लाभ है कि रेल यातायात का सस्ता, सुगम एवं सुविधाजनक साधन है। दूसरा, रेलें जो है कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य का विकास करती हैं। ठीक, तो रेल यातायात का क्या है, एक सस्ता और सुगम एवं सुविधाजनक साधन है। तो दूसरा कि रेलें जो है, ये जो ट्रेनें हैं, ये कृषि का, उद्योग का और वाणिज्य का एक विकास करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार रहा ये इसका उत्तर। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कन्फ्यूज मत होइएगा। ऐसा ना हो कि आपके सामने जब प्रश्न आए तो आप उत्तर को ही भूल जाए, ऐसा नहीं। आप ध्यान से इसको पढ़िए और एक बार नहीं कई बार इसको पढ़िए। ये जो क्वेश्चन आया है इसमें, ये भारत में रेल परिवहन के 2 लाभ, ये वेरी टफ है। ये कई बार पूछता है, हर बार ये पूछता है, अधिकांश कई बार इसको पूछ लेता है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भारत में रेल परिवहन के 2 लाभ कौन कौन है। तो पहला लाभ क्या है कि रेल यातायात का सस्ता, सुगम एवं सुविधाजनक साधन है, एवं दूसरा रेलें कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य का विकास करते हैं। तो इस प्रकार इसका आप उत्तर लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 यह कह रहा है कि मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अर्थात मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, ये कह रहा है। तो देखिए मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी किया जाता है। यहाँ पर कुछ फसलों का उत्पादन मानव के लिए तथा कुछ का उत्पादन पशुओं के लिए किया जाता है। अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में यह कृषि की जाती है। इसके कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि मिश्रित कृषि जो होता है, तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी किया जाता है। वहाँ के लोग कृषि किसानी भी करते हैं, खेती भी करते हैं एवं पशुपालन का व्यवसाय भी करते हैं। वहाँ लोग पशु भी पालते हैं और किसानी भी करते हैं। और यहाँ पर कुछ फसलों का उत्पादन मानव को खाने के लिए किया जाता है, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया। इन सब का उत्पादन जो होता है मानव के लिए किया जाता है। तो कुछ फसलों का उत्पादन वहाँ पशुओं के लिए भी कर दिया जाता है। तो यह कृषि कहाँ की जाती है, यह कृषि दोस्तों अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। जैसे कि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन है, हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार मिश्रित कृषि कहाँ की जाती है, जहाँ की जनसंख्या सर्वप्रथम सबसे अधिक होती, वहाँ पे ये मिश्रित कृषि की जाती है। ठीक, तो इस प्रकार ये भी सॉल्व हुआ हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के लिए 4 लाभ लिखिए। ठीक, तो उत्तर इसके क्या है कि मैंने अभी आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि सोशियोलॉजी हो या जियोग्राफी हो या हिस्ट्री हो, इन सब्जेक्टों में एक ऐसा रूल होता है, एक ऐसा नियम होता है कि जब कोई भी आपसे आंसर पूछ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, तो यदि एक से अधिक आंसर पूछा तो आप उसके सबसे पहले निम्नलिखित लगा सकते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर निम्नलिखित है। तो इसी प्रकार इसको आप लगा दें, क्या होता है कि उत्तर जो होता है हमारा बड़ा हो जाता है। तो एग्जामिनर जो होता है देखता है तो उसे अच्छा होता है, जिसके क्या वह नंबर दे देता है। तो होता क्या है इसका, देखिए सबसे पहला उत्तर कि इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के निम्नलिखित 4 लाभ हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया। अब पहला लाभ क्या है कि नहर की सिंचाई व्यवस्था ने
शुष्क क्षेत्र की परिस्थितियों को बदल दिया। यानी कि नहर की जो सिंचाई व्यवस्था थी वहाँ के सूखे हुए क्षेत्र की परिस्थिति को, उनके लोगों की परिस्थिति को बदल दिया और वहाँ का अच्छा बना दिया। दूसरा कि इसके कारण इस क्षेत्र की परिस्थिति की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन बदल गए। लोगों का जो जीवन था, रहन सहन था, जिस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे वो सब उनका बदल गया। तीसरा, इस नहर ने वृक्षारोपण तथा चारागाहों के विकास को बढ़ा दिया। वहाँ के जो वृक्षारोपण होते थे और जो वहाँ के चारागाह थे उनमें वृद्धि होने लगी, उनमें विकास जो थे उन सभी विकास को बढ़ा दिया। अगला चौथा, इंदिरा गांधी नहर ने वायु अपरदन तथा निक्षेपण की क्रिया को नियंत्रित कर दिया। वहाँ जो वायु अपरदन होता है और जो है कि निक्षेपण होता है, इन सभी की क्रियाओं को उसने अपने कंट्रोल में, यानी कि उसने जो है नियंत्रित कर लिया। तो ये है इंदिरा गांधी नहर के 4 लाभ। इंदिरा गांधी नहर से होने वाले यही 4 लाभ हैं जो कि उन गांव वालों को, उन क्षेत्रवासियों को होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिएगा और अच्छे नंबर आप उठाएं। मुझे पूरा आशा है कि आप सभी इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आपके पेपर में भी ये प्रश्न आएगा, तो आप पेपर में भी अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे और आप अच्छे नंबर लाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों फिर हम आपको एक और अगला वीडियो देंगे, जो कि ये हमारा जो वीडियो था ये सेट 2 था। अगला वीडियो जो हम देंगे सेट 3 देंगे। तो सेट 1 में हमने क्या दिया, उसमें सिर्फ वह विकल्पीय दिए जो कि आएगा बोर्ड एग्जाम में, और दूसरा जो हमने दिए आपको सेट 2, उसमें दिए हम 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन जो कि पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। और हम आपको देंगे तीसरा, जो कि तीसरा में दोस्तों क्या होगा कि सबसे बड़ा जो प्रश्न उत्तर होता है 6 नंबर और 7 नंबर का मेरे दोस्तों, उस 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर को हम हल करके आपको देंगे और आप सेट 3 को देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो फिर आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन और एक नए वीडियो के साथ सेट 3 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको बोर्ड एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।